Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 13th January, so let's get started. First news is with respect to docking trial of ISRO, but again no one is asking you this in exam, so just read your newspaper from exam perspective. ना ही आपको ऐसी बेहूदी चीज़ें मंथली मैगजीन में मिले चाहे किसी भी कोचिंग की. डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग दीज थिंग्स. ओके, जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम कि एग्जैक्ट उसकी डिमांड क्या है और यूपीएससी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ कहाँ से. इट इज़ नॉट गोइंग टू आस्क ऑल दीज थिंग्स जब तक कि हम लोग प्रॉपर अपना मिशन लॉन्च ना कर दें. ठीक है, ये सब ट्रायल्स चलते रहेंगे. लॉस एंजलिस फायर ग्रोइंग डेस्पाइट एफर्ट्स टू कंटेन. नो, फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का. इसे हम डेफिनेटली मेंस 450 प्लस में कवर करेंगे. बट अगेन रिमेंबर, हम लोग आपको यूट्यूब पे जो दे रहे हैं वो पूरे वीडियोस नहीं हैं, उसमें सारे टॉपिक्स नहीं हैं. वो हम लोग सिर्फ रैंडमली 1 और 2 कभी ना कभी पोस्ट कर देते हैं. बट अल्टीमेटली ये सब पेड कोर्स का पार्ट है विच कम्स एट जस्ट 1000 रुपीज़ पर मंथ. ओके, उसमें आपको मेंस 450 प्लस भी मिलता है. उसमें आपको 20 मिनट्स डिस्कशन जो न्यूज़ में रहते हैं टॉपिक्स वो भी मिलता है. साथ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ मिलती है. हमारी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग कोशिश करते हैं पिछले 2 से 3 साल तक के जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, सो ऐसे करते करते हज़ारों आर्टिकल्स हो जाते हैं. उनमें से इन बिटवीन द लाइन जब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए यूपीएससी का प्रीलिम्स पिछले कुछ सालों में टफ हुआ है बिकॉज क्वेश्चन अब इन बिटवीन द लाइन से ज़्यादा आता है. राइट. यहाँ पे बात करें अगर हम फॉरेस्ट फायर्स की, तो मेंस में तो हम कवर करेंगे. बट यहाँ पे फिलहाल यूएसए में जो हो रहा है ना, इसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज भी निकल के आएंगी. अब क्या ये फायर नेचुरली लगी थी या फिर ये लगाई गई है स्पेशली बाय द इमिग्रेंट्स जिनको ब्लेम किया जा रहा है इसके लिए. ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये जो इजराइल और गाज़ा वॉर थी उसका रिवेंज लेने के लिए इस तरह से ये फायर लगाई गई है. एंड कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी ऐसे निकल के आई है जहाँ पे डिस्टेंस पे 3 जगहों से फ्यूम उठता हुआ दिख रहा है और वो भी ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एज इफ समवन इज डेलिबरेटली बर्निंग. ओके, सो लेट्स सी बाद में पहले तो यूएसए इसको कंटेन करे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है. बट फिलहाल के लिए ये वाइल्ड फायर रुकने का नाम नहीं ले रही है. बट सेकंड थिंग इज़ कि कई बार ये क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इस तरह की फॉरेस्ट फायर्स लग रही हैं. जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में लगी थी, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी लगी थी. ओके, तो ये क्लाइमेट चेंज ये दिखाता है कि आप यूएसए जैसे डेवलप कंट्री भी अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है इसको, तो फिर डेवलपिंग एंड वल्नरेबल कंट्रीज़ के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है. इसलिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा. राइट. सेकंड इज़ कि कहीं ना कहीं इसी तरह के इंसिडेंट्स एक टेररिज्म का भी रूप ले सकते हैं आगे चलकर. राइट, कि अगर किसी के शहरों को बर्बाद करना है तो उनके जो हिल स्टेट्स हैं, उनके जो माउंटेन्स हैं, उनमें इस तरह का कुछ किया जाए इमिग्रेंट्स या इलीगल जो लोग घुस आते हैं. तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेटर्स इलीगली जो घुसे हैं, हम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव कम लीगली, बट इलीगली जितने भी आए हैं, ये सब चीज़ें हमें भी उतना ही ध्यान रखनी होगी. बाकी यूएसए में इसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब ये बातें निकल के आएंगी. अभी तक ये सब सिर्फ थियोरीज हैं जो क्रिटिक्स को लगता है कि ऐसा हो सकता है. ओके, बांग्लादेश कंसर्न ओवर द बॉर्डर टेंशन. तो बॉर्डर टेंशन एक्चुअली में कुछ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट. दी ओनली थिंग इज़ कि वर्ल्ड ने हमेशा से देखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कि जब भी आपके इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हों देश में, तो आप पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट कर दीजिए. और पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप बॉर्डर पे कुछ ना कुछ ट्रबल क्रिएट कर लीजिए अपनी. राइट. तो ये इंडिया के साथ बॉर्डर पे ट्रबल जो भी इश्यूज़ बना रहे हैं वो सब सिर्फ इसलिए ताकि उनके यहाँ पर जो लोगों का ध्यान है वो भटकाया जा सके. बाकी और कोई वजह नहीं है. ये उलझुल बयान देते हैं कि अब हमें वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों स्टेट्स भी चाहिए इंडिया से बिकॉज ये ही बंगाल प्रेसिडेंसी का पूरा डोमेन हुआ करता था ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स और उससे पहले जब बंगाल के जो नवाब थे उनके टाइम पर. ओके, तो ये सब फालतू की बातें. हमारे काम की न्यूज़ है ये, केरलास मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. नो, टेल मी वन थिंग, अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 10 से, ठीक है, तो इट कम्स 10. ठीक है, बट इसी 100 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या निकल के आएगा, इट कम्स टू 5. ठीक है, अब अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा 5 है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 वीमेंस की डेथ हो रही है फॉर 1 लाख लाइफ बर्थ. ठीक है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एमएमआर. अब इनके यहाँ पे क्या हो रहा है केरल में कि हमेशा हेल्थ इंडाइसेस में सबसे बेटर हुआ करता था, बट अब क्या हो रहा है, इनके यहाँ पे जो एमएमआर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो क्या उन्होंने उनकी हेल्थ सर्विसेज ख़राब हो गई हैं? नहीं. रीज़न ये है कि उनका ये जो डिनोमिनेटर था दैट इज़ नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ये जो डिनोमिनेटर था ये घट रहा है. ठीक है, यानी कि लाइव बर्थ और कम होने लगे हैं. जो कभी ऑलमोस्ट 5.5 लाख एनुअली इतने बर्थ होते थे, आज ये 3.5 लाख के आसपास आ गए. अब क्योंकि डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ऊपर का न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है लेकिन डिनोमिनेटर यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से ये रेशियो इनका बढ़ते हुए दिख रहा है हमें. ओके, अब ये एक ऐसा इम्पैक्ट है जिसमें कुछ कर नहीं सकती ऑफिशियल गवर्नमेंट. अब कोई ये केरल को ब्लेम नहीं कर सकता कि आपका तो एमएमआर बढ़ता चला जा रहा है,
तो उसमें गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी बिकॉज बर्थ रेट ही इतना नीचे चला गया है उनका। अभी बर्थ रेट जाने की कई रीजंस हैं। केरल में सबसे ज़्यादा जो रिप्रोडक्टिव एज में है, मेल एंड फीमेल दोनों, ये एक तो माइग्रेट कर जाते हैं, वेस्ट एशिया की तरफ चले जाते हैं वर्क करने, ठीक है। कई लोग लेट मैरिज की वजह से कम बच्चे कर रहे हैं, कुछ लोग हैं तो वो बच्चे कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि शादी ही बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कई रीजंस हैं जिनकी वजह से चाइल्ड का बर्थ रेट नीचे जा रहा है और उस वजह से एमएमआर बढ़ता जा रहा है। Kerala's maternal mortality ratio, lowest in the country at 19 per 1 lakh live birth, is now climbing steadily. ओके, बट द रीज़न इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफिशियल्स, क्योंकि इसमें ऑफिशियल्स कुछ कर नहीं सकते। दे हैव 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ओके, लेकिन अब इनका एमएमआर बढ़ के हो गया है 29, और बढ़ने की सिर्फ एक ही वजह है, बिकॉज देयर इज़ अ डिप। जो बर्थ 5 से 5.5 लाख हुआ करते थे साल भर, अब ये 4 लाख से भी नीचे आ चुके हैं। दिस डिप इन द डिनोमिनेटर इज पुशिंग द एमएमआर अप एंड नॉट नेसेसरीली एन एक्चुअल स्पाइक इन मैटरनल डेथ। तो नंबर ऑफ विमेन की जो डेथ हो रही है वो नहीं बढ़ी है, लेकिन बर्थ रेट कम होने की वजह से डिनोमिनेटर कम हो गया है, इसलिए जब हम एमएमआर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो ऊपर जा रहा है। Okay, Kerala led the demographic transition in the south, attaining the replacement level fertility rate of 2.1 in 87-88। अब ये देखिए कि उसने कितनी जल्दी अटेंड कर लिया था रिप्लेसमेंट लेवल। अब इंडिया भी कर चुका है, 2.1 इज दी माना जाता है कि ये है आपका टीएफआर, दैट इज रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि एक रिप्रोडक्टिव एज में एक विमेन कितने बच्चे पैदा कर सकती है या करती है, उसे कहते हैं 2.1, ठीक है। ये आइडियल रेशियो माना जाता है रिप्लेसमेंट का पॉपुलेशन का, यानी कि अब पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। बट केरल का जो रिप्लेसमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है, इनका फर्टिलिटी रेट, ठीक है। ये रिजल्ट है माइग्रेशन का। ए चंक ऑफ दोज इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन और जॉब्स, कुछ वहीं सेटल हो जाते हैं। एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ यंग वर्कफोर्स एंड द चेंजिंग एटीट्यूड्स रिगार्डिंग द मैरिज एंड फर्टिलिटी। तो ये सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से ये सब हमें देखने को मिल रहा है, डिक्लाइन इन द बर्थ रेट, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हायर एज एट मैरिज एंड डिलेड चाइल्ड बियरिंग। ओके, इसलिए मैंने आपको एक बार मेंस में एक टॉपिक कराया था डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसमें मैंने आपसे कहा था कि इंडिया जब भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हमारा, ये सेम नहीं है सब जगह। यहाँ पे फर्टिलिटी रेट तेज़ी से घट रहा है साउथ इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, जबकि यंग पॉपुलेशन या चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन है वो कम होगी। तो आप बताइए कि साउथ इंडिया में ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को? ऑब्वियसली कि गैरियाटिक जो केयर होती है ओल्ड एज पीपल के लिए, उनके हॉस्पिटल ज़्यादा होने हों चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा आएंगे क्योंकि बच्चे सब बाहर हैं, कोई जॉब में, कोई स्टडीज़ में, तो वो लोनलीनेस एंड ऑल दोज थिंग। तो हमें गैरियाटिक केयर, मेंटल हेल्थ, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर दैन दी चाइल्ड केयर, ठीक है। बच्चों के डॉक्टर्स वहाँ पे कम ज़रूरत होगी, बच्चों के हॉस्पिटल्स की वहाँ पे कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन नॉर्थ इंडिया में पाओगे तो एग्जैक्ट उल्टा मिलेगा आपको, राइट। अब जैसे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए सदर्न इंडिया में, जबकि इधर अगर हम जाएंगे नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पे हमें स्कूल्स, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें चाइल्ड केयर, नर्सिंग, ठीक है, आंगनबाड़ी, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हमें बच्चों से रिलेटेड बीमारियाँ यहाँ पे ज़्यादा होंगी रादर दैन ओल्ड एज पीपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि सदर्न इंडिया में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्योंकि अभी भी यूथ पॉपुलेशन अच्छी खासी रहेगी, इसलिए हमें यहाँ पर उस तरीके की इंडस्ट्रीज लगाने पर फोकस करना चाहिए जो मास वर्क्स क्रिएट कर सकें, ठीक है, टेक्सटाइल सॉर्ट ऑफ। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि टेक्सटाइल, कॉटन, इनकी इंडस्ट्री ज़्यादातर हमने साउथ में लगा रखी है, ठीक है, जहाँ पे वर्कफोर्स ऑलरेडी कम है। तो फिर अब उसमें यही होता है कि यूपी बिहार के लोग जॉब करने कहाँ जाएंगे? नीचे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट। और फिर वो सारे इश्यूज आ जाते हैं, सन ऑफ द सॉइल एंड ऑल, फिर वो बिहारियों को मारना शुरू कर देते हैं, कभी तमिल में, कभी महाराष्ट्र में, एंड सो ऑन। Anyway, but just remember that demographic dividend in India is not uniform. We need to adopt separate, specific, tailor-made policies for each region. Okay. यहाँ पे एक आई वुड से बकवास ही है, बिकॉज ई ओथ, यहाँ पे ओथ दिलाई गई लोगों को अगेंस्ट द ड्रग यूज़। अब ड्रग यूज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज़ मैंने आपके साथ मेंस 450+ में डिस्कस किए थे। ये लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर तो ये नहीं आया था, बट इस बार डेफिनेटली आएगा क्योंकि ड्रग के अब्यूज़ के बहुत केसेस हो रहे हैं। तो यहाँ से आप एक सिंपल सा पॉइंट उठा सकते हो कि यहाँ पे हम डी एडिक्शन ड्राइव लॉन्च करते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लोगों को ई ओथ दिला सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब तो जिसको फॉलो करना है वो करेगा, बट आपको तो वे फॉरवर्ड में कुछ ना कुछ पार्ट लिखना होता है, सो यू कैन जस्ट सिंपली राइट दैट। ओके, सेकेंड इज डी एडिक्शन वार्ड
हैज़ बिन इस्टेब्लिश इन द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट। तो हमें से इस तरीके से यहाँ पे डी एडिक्शन वार्ड, नंबर ऑफ डी एडिक्शन वार्ड्स बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ड्रग तो छोड़िए आप, अगर इफ़ आई नीड टू गो बाय माई ओपिनियन तो इवन अल्कोहल भी बैन कर देना चाहिए। इससे बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। बट गवर्नमेंट के दो ही लॉजिक रहते हैं इसके पीछे। पहला कि इससे रेवेन्यू बहुत आता है, और दूसरा कि इसमें काफ़ी लोग एंगेज हैं तो एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा उनका। ठीक है, बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है सोसाइटी का। लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, ड्रग्स में। एंड ड्रग्स कंट्रोल के लिए आप जितना कुछ कर लीजिए, बट ऑनेस्टली सेइंग हमारे मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे, सेंट्रल में मिनिस्टर भी थे मोदी जी के टाइम, अभी नहीं है, थोड़े साल पहले थे। ठीक है, उनकी पूरी फैमिली का नाम आया था कि जापान में ये लोग इस तरीके की ड्रग फार्मिंग करते हैं एंड लेकर आते हैं वहाँ से। बेटे का नाम था, बहू का नाम था, सबका नाम था। ठीक है, तो अधिकतर जो ड्रग माफियाज हैं ये या तो पॉलिटिशियंस खुद हैं या पॉलिटिशियन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। छोटे छोटे पैकेट्स लाइए, 5-5, 10-10 हज़ार के बेचिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दी ओनली थिंग इज़ कि पावर में बैठे हुए लोग ही उसका बिजनेस करके बैठे हुए हैं। ओके, बट एनीवे आप ये पॉइंट्स आंसर में लिख नहीं सकते, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। बट बेटर है अगर आप लोग करते भी हो तो प्लीज़ दूर रहिएगा। एनीवे यहाँ पे असम गिबॉन सेंचुरी, ठीक है, यहाँ पे एक हिलॉक गिबॉन नाम का बंदर जैसा स्पीशीज़ पाया जाता है, जो मैंने अपनी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ में आपको करवाया भी था। अब यहाँ पे सेंटर ने क्या किया है कि उन्होंने एक्सप्लोरेशन अलाउ कर दिया है इस गिबॉन सेंचुरी में, कि यहाँ पे देखिए ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब एक्सप्लोरेशन अगर आप यहाँ कर रहे हो यानी कि आप सीधे सीधे इस गिबॉन सेंचुरी को अच्छा खासा डिस्ट्रॉय कर लोगे। एंड वर्स्ट थिंग इज़ कि सारे जो भी क्रिटिसिज्म हो सकते थे या जो भी कंसर्न्स थे, सबको सेंटर ने साइडलाइन रख के कहा है कि नहीं, आप तो एक्सप्लोरेशन कीजिए, शायद यहाँ पे मिल सकता है। और इसको कर कौन रहा है? वेदांता ग्रुप। ये ग्रुप इतना ज़्यादा बदनाम है अपने आप में। उड़ीसा में माइनिंग के टाइम पर नक्सलाइट्स ने अटैक किया था इस ग्रुप पर। ओके, क्योंकि ये ज़मीनें, ट्राइब्स की ज़मीनें छीन कर उनको बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम हुआ है ये ग्रुप। ओके, सेंटर्स वाइल्ड लाइफ पैनल, आपको पता है सेंट्रल हमारा नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में पूरी सिस्टमैटिक कराई है, कैसे अप्रूवल प्रोसेस होता है एंड ऑल दोज थिंग्स। Center's Wildlife Panel has approved a proposal to carry out oil and gas exploration in the eco-sensitive zone of होलोंगपार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। ओके, तो ऑलरेडी ये इको सेंसिटिव जोन में आता है, उसके बाद भी आपने ये एक्सप्लोरेशन के लिए परमिशन दे दी। दी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसको चेयर करते हैं खुद यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इसी बोर्ड के नीचे एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, उसके चेयरमैन होते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर। ओके, और इन्होंने अप्रूवल दे दिया है इसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, बट जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी यही कहना है कि द इंस्पेक्शन कमेटी रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट नो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन फ्रॉम विद इन द इको सेंसिटिव जोन इवन इफ रिजर्व्स वर डिस्कवर्ड। अगर रिजर्व्स मिल भी जाएँ तो हमें यहाँ से इसकी ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, बाकी सेंचुरी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको गिबॉन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, इनके जो कॉम्पोजिशन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर चुका हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको यही चीज़ें पूछी जाती है अंदर की। ओके, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट थिंग हियर अगेन। यहाँ पे मोदी जी के बोल बच्चन बहुत ज़्यादा हुए हैं कल। दैट इज़ यूथ पावर विल मेक इंडिया डेवलप नेशन। ये उस यूथ पावर की बात कर रहे हैं जहाँ इनके खुद के गुजरात स्टेट में 150 से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर 10th बोर्ड में 0% रिजल्ट आया था। ठीक, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था। इस लेवल का स्कूल एजुकेशन दे के ये कहते हैं कि यूथ पावर विल मेक इंडिया डेवलप नेशन। सीरियसली? ओके, एनीवे यहाँ पे इन्होंने क्या बोल बच्चन दिए हैं? दैट इन ए डेवलप्ड इंडिया बोथ इकोनॉमी एंड इकोलॉजी वुड फ्लरिश। ओके, ये वो देश है जहाँ पे CUET का एग्जाम में 30 क्वेश्चन गलत डाले जाते हैं, उनके आंसर्स जानबूझ के गलत दिए जाते हैं। बच्चों से कहा जाता है कि आप ही पेटिशन लगाइए और पैसे भी आप ही दीजिए हमारी गलती बताने के लिए। ठीक है, जहाँ पे शायद ऐसी कोई स्टेट PSC नहीं है जिसके एग्ज़ाम फेयरली हो रहे हो। नीट के पेपर यहाँ लीक हो जाते हैं, 3-3 बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें करना ठीक नहीं लगता। ठीक है, बोल बच्चन ज़्यादा लगते हैं। आपको सुनने में बुरा लग सकता है अगर आप मोदी फ़ैन हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो पिछले 1-1.5 साल से हम न्यूज़पेपर में लगातार देख रहे हैं। अब मोदी जी के बोल बच्चन सुनिए यहाँ। एवरी वीक ए न्यू यूनिवर्सिटी एंड एवरी डे ए न्यू ITI बीइंग एस्टैब्लिश। Every third day, an Atal Tinkering Lab was opened and 2 new colleges were established daily. आपके आसपास अगर कहीं अटल टिंकरिंग लैब खुली हो हर तीसरे दिन, और डेली अगर आपके आसपास कहीं 2 कॉलेज खुले हों तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हमें भी पता चले, क्योंकि हमारे अराउंड तो हमने नहीं देखे। इंडिया हैज़ नाउ 23 IITs
और ये 23 IITs क्या है, ये खोलने से उल्टा इसकी क्वालिटी गिरी है। और इसमें साथ में ये भी नोटिस करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसा क्या हो रहा है आखिर कि 38% बच्चियों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो भी IIT बॉम्बे जैसी जगह से। ठीक है, ये तो सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट है, हम नए वालों की तो बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद भी अगर इतने लोग यहाँ से बिना प्लेसमेंट के जा रहे हैं, दैट मीन्स सीरियस इश्यूज़ हैं अभी भी कुछ। ओके, इंडिया नाउ हैज़ 23 IITs. Number of triple ITs has increased to 25 from 9 and number of IIMs have risen to 21 from 13. There have been threefold increase in the number of AIMS and numbers doubling of medical colleges in the past decade. इसी का सबसे बड़ा नज़ारा हमने देखा था जब मोदी जी की पार्टी की अध्यक्ष JP नड्डा क्लेम कराए थे IIT मदुरई बन के तैयार हो चुका है 90% काम, और फिर जाके जब लोगों ने वीडियो बनाए तो वहाँ पे एक बोर्ड के अलावा और कुछ नहीं था। सेम बिहार से भी आया था, वहाँ भी कुछ ऐसा ही था कि एम्स तैयार हो गया है यहाँ पे बन के, वहाँ भी जब गए तो खाली मैदान पड़ा है, बोर्ड लगे हुए। ठीक है, अब उसी को ये लोग काउंट करते रहते हैं, देखिए इतने IITs। सिर्फ अनाउंस करने से नहीं होता है, ज़मीन पे तो आए। द नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन QS रैंकिंग हैज़ राइजन टू 46 फ्रॉम 9 इन 2014। उसके अलावा country was set to achieve the target of 20% ethanol blending in petrol well before deadline of 2030. This we can appreciate because हाँ, इंडिया इथेनॉल में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, and definitely we will achieve this target of 20% ethanol blending before the deadline of 2030. That is true. And establish a space station by 2035. तो let's see हम लोग कर पाते हैं या नहीं, वो तो टाइम बताएगा। ठीक है, बट ये जो मोदी जी की बातें हैं ये थोड़े बोल बच्चन ज़्यादा लगते हैं, बट ठीक है, एक आध को याद रख लो, ज़्यादा नहीं, बस आप एम्स के बारे में याद रख सकते हो और थोड़ा सा आप IIT और एक IIM के, बस ये 3 डेटा अगर अपने पास रख लोगे काफ़ी होगा। ठीक है, अब वो सच हो या झूठ हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे हमारा जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस, वो अलग अलग तरह के नोटिस निकालती है। अब इसी में एक और कैटेगरी आई है सिल्वर नोटिस, इसके बारे में याद रख लीजिए। सिल्वर नोटिस इज नथिंग बट टू ट्रेस द मनी लॉन्डर्ड ऑफशोर एंड इट हैज़ नाउ टेकन शेप एज द सिल्वर नोटिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये चीज़ें इस प्रोसेस से कंट्रोल होती थी, MP लैट से, इसको रिप्लेस कर दिया गया है सिल्वर नोटिस। अगर आपसे सिंपल सिल्वर नोटिस पूछा जाए कि किस लिए इशू किया जाता है बाय द इंटरपोल, तो आंसर याद रखिएगा, टू ट्रेस द मनी लॉन्डर्ड ऑफशोर। ओके, कंपनीज लुक टू लोकलाइज डेटा स्टोरेज टेलीकॉम टैग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बात करते हैं डेटा लोकलाइजेशन की। ठीक है, उसके लिए हमें सर्वर्स चाहिए, हमें काफ़ी सारे हार्डवेयर चाहिए, राउटर्स, क्लाउड, एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर ये जो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स वगैरह बन रहे हैं ये सब चाइनीज़ ओरिजिन के हैं। इंडिया सॉफ्टवेयर में अच्छा काम करता है, राइट, लेकिन हार्डवेयर में हम लोग पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंड है। अब जब ये इक्विपमेंट ही पूरे के पूरे चाइनीज़ ओरिजिन के हैं तो फिर कौन सा डेटा लोकलाइजेशन। ठीक है, ऑलरेडी चाइना बदनाम है इस चीज़ के लिए कि उसके CCTV कैमरास, उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारे डेटा चोरी करती हैं दूसरी कंट्री से। US ने तो बैन भी कर रखा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमें सिर्फ डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स ही नहीं इंप्लीमेंट करने, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो भी इंडिजिनसली ही बनाए जाएँ। मूविंग अवे फ्रॉम चाइना, firms are pushing for producing networking equipment in India. Okay, networking equipment. From data centers to telecom equipment, Indian firms are capitalizing on key policy development to indigenize the India tech stack from both hardware as well as software point of view. While the act, अभी जो एक्ट हमने लास्ट ईयर पास किया है, अभी उसमें हम रूल्स बना रहे हैं, ड्राफ्ट रूल तैयार हैं। While the act does not currently require data localization within Indian borders, but it leaves that possibility open in some sections. जैसे कि RBI ने कहा था कि पेमेंट से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सब हमें लोकल ही अपनी कंट्री में स्टोर करना चाहिए। ओके, तो ये ड्राफ्ट रूल्स में ये चीज़ जरूर डाली जाएगी। तो कंपनीज उसके लिए तैयार हो रही हैं कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे वो भी अगर इंडियन मेड होंगे तो बेटर होगा। ओके, यहाँ पे इंडिया एंड US ने जॉइंट सोनोबॉय प्रोडक्शन शुरू किया है विच विल बी रेडी बाय 27। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब इंडिया को क्या चाहिए, बायर एंड सेलर की रिलेशनशिप से मूव करना चाहते हैं हम लोग को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन तक। Okay, so the final assembly of Sonboys from US meant for detecting submarine. Now remember कि यूज़ किस लिए हो रहा है, यूज़ होता है टू डिटेक्ट द सबमरीन्स। ठीक है, अंदर लगाए जाते हैं ये पानी में, ताकि जब सबमरीन्स गुजरेगी तो उसकी आवाज़ और वेव्स के थ्रू हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई ना कोई सबमरीन इस वक्त गुजर रही है। ओके, सो ये चीज़ें अब हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे विद द US। तो ये सब एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। Detecting submarines underwater will be done in India and an operational production line is expected to be ready by 2027.
Okay, the co-production of US Sonboys for undersea domain awareness. इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको एग्जाम में पूछा जाए, वो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह चलती रहती हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट. ओके, यहाँ पर है सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल. अब इसमें भी बात हो रही है यहाँ पे ड्राफ्ट यूजीसी के रूल्स की. अगेन मैं इनको ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की अभी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अगेन ड्राफ्ट में ही है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है जो फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है. वो क्या कर रहे हैं कि जो गवर्नर होते हैं अधिकतर स्टेट्स में, ठीक है, एक आध स्टेट छोड़ दो अगर, तो सभी जगह पर जो गवर्नर है वही यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, राइट. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन होता है, ठीक है, वो अपॉइंट करता है एक सर्च कम सिलेक्शन पैनल. इसमें अलग अलग जगह के नॉमिनीज होते हैं, जैसे गवर्नर का एक नॉमिनी होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के नॉमिनीज होंगे, यूजीसी का नॉमिनीज होगा, एंड ये सब मिलकर कुछ नाम रेकमेंड करते हैं गवर्नर को, उनमें से चूज़ करना होता है वाइस चांसलर, ठीक है. अब ये याद रखिए कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है ये अपॉइंट करता था इस कमेटी को, लेकिन अब सेंटर क्या करने जा रहा है, वो कह रहा है कि ये जो कमेटी होगी इसमें ये डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होगा, इसे गवर्नर अपॉइंट करेंगे. ओके, तो फिर एक बात बताइए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं रह गया, राइट. अगर वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपॉइंट नहीं कर सकती इस सिलेक्शन कमेटी को जो 4-5 नाम चूज़ करेगी, तो फिर उनका तो कोई रोल ही नहीं रह गया ना. तो ये सीधे सीधे यहाँ पर हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, सो ड्राफ्ट यूजीसी regulation, it will divest state government of their role in selection process of vice chancellor. Okay, all powers are sought to be vested in the chancellor. Chancellor कौन है? गवर्नर. गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. by taking away the function of constituting the search cum selection committee from the higher education department. तो अब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अपॉइंट नहीं करेगा, कंस्टिट्यूट नहीं करेगा सिलेक्शन कमेटी को, इसको कंस्टिट्यूट कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे. तो गवर्नर यानी कि इनडायरेक्टली पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के. और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना तो फिर वही होगा, सारे आरएसएस से जुड़े हुए लोग वहाँ बैठा दिए जाएंगे, ठीक है. इसका प्राइम एग्जाम्पल है आपकी जेएन यूनिवर्सिटी की चांसलर. वहाँ की जब मैडम अपॉइंट हुई थी, उन्होंने एक लेटर ऑफ थैंक्स लिखा था प्राइम मिनिस्टर को ट्विटर पे. उसमें लोगों ने गलतियां निकाली थी, भर भर के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी उनमें. तो लोगों ने कहना था कि सिर्फ आरएसएस में जाइए, कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं है, जो एक ढंग का लेटर नहीं लिख सकती बिना मिस्टेक्स के, नाउ शी इज़ दी हेड ऑफ जेएनयू. ओके, और ऐसा कई जगहों पर है. इवन हमारी जो स्टेट पीएससीज हैं उनमें भी आप देख लेंगे कई जगहों पे ऐसे ऐसे स्टेट पीएससी के चेयरमैन बने बैठे हैं जिनके क्वालिफिकेशंस ही नहीं है. इवन मध्य प्रदेश पीएससी के जो चेयरमैन है इस वक्त, ही वॉज अ टेम्पररी हिंदी प्रोफेसर, ठीक है. वहाँ से राइज होते होते आरएसएस से क्लोज होते होते आज वो चेयरमैन बन गए. एनीवे, सो दिस इज द फर्स्ट चेंज जो पसंद नहीं आया स्टेट गवर्नमेंट को. सेकेंड, द चांसलर वुड अपॉइंट द वाइस चांसलर आउट ऑफ द 3 to 5 नेम्स रिकमेंडेड बाय द कमिटी. तो ये तो वैसे ही प्रोसेस है जैसा पहले होता था, कमेटी 3 से 5 नाम सेलेक्ट करेगी, उसमें से एक को चांसलर यानी गवर्नर अपॉइंट कर देंगे. ओके, सो और अगर आप इन रूल्स का कोई भी वायलेशन करते हो तो फिर आपको यूजीसी से फंडिंग नहीं मिलेगी. ओके, नेक्स्ट इज एक और प्रपोजल अब ये लेकर आए हैं कि यहाँ पर हम वाइस चांसलर कौन बन सकता है इसका डोमेन और बढ़ाएंगे. यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम वाइस चांसलर के लिए रेकमेंड कर रहे हैं वो एकेडमिक से ही जुड़ा हुआ इंसान हो, यानी नॉन एकेडमिक का इंसान भी हो सकता है. तो ये केरल के चीफ मिनिस्टर का कहना है, तो सारे संघियों को, आरएसएस वालों को आप बिठा दीजिएगा यहाँ पे बना के. ओके, a proposal to make non-academics eligible for vice chancellor's job has also drawn criticism. This is the second issue. The draft says non-academics must have served for at least 10 years at the senior level in industry या फिर public administration या फिर public policy और public sector undertaking with proven track record of significant academic और scholarly contribution. ठीक है, लेकिन अब नॉन academics से जुड़े हुए लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे फॉर अपॉइंटमेंट टू वाइस चांसलर. सो अपॉइंटिंग एकेडमिक्स डज नॉट गारंटी विजनरी लीडरशिप, ये गवर्नमेंट का कहना है. एंड द प्रपोजल टू एक्सटेंड द वाइस चांसलर टेन्योर फ्रॉम टिपिकल 3 to 5 years वेलकम. तो इसमें कोई इशू नहीं है कि अब वाइस चांसलर का जो टेन्योर होगा वो 3 की जगह 5 साल होगा, तो ये होगा थर्ड चेंज. ये तीनों चेंजेस दिए गए हैं अंडर द ड्राफ्ट यूजीसी बिल. ओके, ऑलराइट, चलिए अब हमने पिछले सेशन में क्या किया था, हमने डेटा प्रोटेक्शन रूल्स में क्या क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं वो जान लिए थे.
2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था, आपने देखा है तो ठीक, नहीं देखा है तो ठीक। लेकिन आज इसी से डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के ही क्रिटिसिज्म से रिलेटेड और रिकमेंडेशन से रिलेटेड हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, बट हम उन तीनों की डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल, क्योंकि जो रूल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। PDF फाइल देख लीजिएगा 2 दिन पहले वाले न्यूज़पेपर की, अगर वीडियो नहीं देखा है तो। और क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट रूल में है तो यहाँ 3 3 आर्टिकल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ लोगों को होता है कि नहीं, जो जो न्यूज़पेपर में आ रहा है सब पढ़ाओ, तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं इनमें जो भी आर्टिकल में पॉइंट्स रेज किए गए थे, ठीक है। रेलिवेंस ज़रूर पढ़ा करो वरना आंसर फ्रेम नहीं कर पाओगे, राइट। ड्राफ्ट स्टेज में है इसलिए अभी हम इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जब आएंगे तब देखेंगे। की फीचर्स ऑफ ड्राफ्ट रूल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इंडिविजुअल्स को क्या राइट दिए जाएंगे, ठीक है, नॉन इंट्रूसिव ओवरसाइट एंड ऑल दोज थिंग्स। चिल्ड्रंस के डेटा से रिलेटेड इसके अलावा कुछ एग्जाम्पशंस दिए जाएंगे जहाँ पे चिल्ड्रंस के डेटा के लिए आपको कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा पेरेंट्स का। कुछ चैलेंजेस हैं जैसे क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, डेटा लोकलाइजेशन, एम्बिग्यूटी इन रूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड भी है ड्राफ्ट डिजिटल प्रोटेक्शन रूल्स एंड अथॉरिटेरियनिज्म, की इसमें अथॉरिटेरियनिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, और अगर अभी नहीं भी देखोगे तो इतना बड़ा इशू नहीं है। जब ये ड्राफ्ट स्टेज से फाइनल स्टेज में आ जाएंगे तब मैं आपको एक बार में इधर 20 मिनट्स डिस्कशन में या फिर मेंस 450+ में मैं आपको एक ही बार में करवा दूंगा, ठीक है। ये हमारे काम का है द रिफॉर्म्स नीडेड इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ना मैंने कुछ टाइम पहले आपसे एक बात कही थी कि हमारे पास जितने फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं ना, अराउंड 800 कुछ होंगे, ठीक है। और हर साल 12 15 से ज़्यादा हम भर्ती भी नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा तो अकेले सिंगापुर के पास हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, हमारे पास फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स तो देखिए आप कितने कम हैं, राइट। जबकि सिंगापुर जैसे छोटा सी कंट्री ने हमसे ज़्यादा फॉरेन ऑफिसर्स डिप्लॉय कर रखे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो फर्स्ट थिंग इज़ तो कि हमें इंडियन फॉरेन सर्विस की मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। ये इसके अलावा भी कई सारे रिफॉर्म्स करने हैं हमें जिन पे बात की गई है यहाँ पर। रेलेवेंस आप खुद से रीड करेंगे। इंडिया इमर्जिंग ग्लोबल रोल, तो कि पिछले कुछ सालों में हमने ऐसा क्या किया है जिससे वर्ल्ड इंडिया को थोड़ा सा सीरियसली ले रहा है, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरेटिवली बेटर रही है। जस्ट अ मिनट। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कंपैरेटिवली बेटर रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारे यहाँ पर, इस बार कोलिशन गवर्नमेंट है मगर फिर भी पॉलिटिकली हम काफ़ी स्टेबल हैं। G20 प्रेसिडेंसी जब हमारे पास थी तो हमने काफ़ी अच्छा होस्ट किया उसको थ्रू आउट द ईयर, कई मीटिंग्स की, अलग अलग इश्यूज़ पे बात की। अफ्रीकन यूनियन को हमने इसका मेंबर बनाया, राइट। देन इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया हमने। फिर ग्लोबल लेवल पे बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ग्लोबल लेवल पर रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन से काम नहीं होगा। हमने अपनी स्ट्रैटेजिक अटॉनमी शो की फॉरेन अफेयर्स में, जब हमने ना तो इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया ना ही हमने रशिया को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। ना हमने यूएसए के प्रेशर में आए या नाटो के प्रेशर में आए कि रशिया को क्रिटिसाइज़ करो, हमने नहीं किया। हम रशिया से ऑयल परचेज करते रहे लगातार। तो हमने दिखाया कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिसीजन लेंगे, स्टैंड लेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, हम किसी से दबके नहीं। दूसरा, वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमने लाखों वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट की वर्ल्ड ओवर। एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ इन द इंटरनेशनल फोरम, तो वो जब हमने अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे मेंबर बनाया, और हम लोग लगातार बात करते आते हैं कि ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना चाहते हैं हम लोग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के अभी तक 3 समिट होस्ट भी कर चुके हैं, राइट। तो हमारा ग्लोबल स्टेचर बढ़ तो रहा है, बट नाउ दिस ग्लोबल स्टेचर डिमांड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट अलाइंस विद द राइजिंग एम्बिशन। सिर्फ एम्बिशन बड़े रख रहे हैं लेकिन उतना तो हमारे पास स्टाफ ही नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। देखिए, सबसे पहला इशू क्या है करंट चैलेंजेस में, स्टाफिंग इशू। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑपरेट्स विद ओनली 850 इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। आप इंडिया जैसी कंट्री 200 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने मिशंस तैनात कर रखी है, उसके पास ऑफिसर्स कितने हैं? जस्ट 850, राइट। यूएस के पास कितने हैं? 14,500। इसलिए उसके पास हर कंट्री के ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स होती हैं। उसने इतने ऑफिसर्स डिप्लॉय किए होते हैं कि वो बताते रहते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। यूके को देखिए 6,400 ऑफिसर, रशिया 4,500, और हम लोग जस्ट 850। इस गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब देने में इतनी प्रॉब्लम है जैसे अपनी जेब से पैसा देना उन्हें। एनीवे, एनुअल इनटेक कितना है हमारे यहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस में? जस्ट 12 to 14। तो कैसे आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को सर्व करेंगे इतने कम में? ठीक है। तो फर्स्ट इशू इज स्टाफिंग। सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिवीजन, क्योंकि विद इन हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी हम लोग अलग अलग डिवीज़न के हिसाब से बनाते हैं। जैसे सेंट्रल यूरोप डिवीज़न है तो वो उस एरिया की कंट्रीज़ को मॉनिटर करेगा, नॉर्दर्न डिवीज़न है तो वो उधर की कंट्रीज़ को, इंडियन ओशन रीजन है तो वो यहाँ की कंट्रीज़ की डेवलपमेंट मॉनिटर करेंगी।
तो हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी भी है इट हैज़ स्प्लिट अक्रॉस मल्टीपल डिविजन्स, जिससे इनएफिशिएंसीज आती हैं एंड कोऑर्डिनेशन गैप आता है। जैसे टर्की इज़ हैंडल्ड बाय सेंट्रल यूरोप डिवीजन वाइल ईरान फॉल्स अंडर PAI, ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है मिसअलाइनमेंट, जबकि ये दोनों ही कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ तनातनी चलती रहती है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री में 2 अलग अलग डिवीजन इसको देख रहे हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उस वजह से इनएफिशिएंसीज आती है और हम लोग अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। थर्ड इज ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज स्किल। अब आप सोचिए कि आप सेलेक्ट होते हैं, आपको सिखाई जा रही है वहाँ पर फ्रेंच, ठीक है, आपने सीख भी लिया अच्छे से, लेकिन डेप्लॉयमेंट के टाइम आपको भेज दिया गया चाइना। तो कोई सेंस है इस बात का? एग्जैक्टली यही होता है कि हमारे जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं, दे अंडरगो रिगरस फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर इनिशियल ईयर्स बट आर ऑफन पोस्टेड एल्सवेयर, ओके, वेस्टिंग देयर लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज। और उसके अलावा कि चलिए आप ये कह सकते हैं कि ऑफिसर के पास नहीं तो क्या हुआ, हम इंटरप्रेटर रख लेंगे, हाँ रख सकते हैं, बट इवन वो भी लैक करता है। देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स दैट फर्दर अफेक्ट्स द डिप्लोमेटिक आउटकम। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपको अपनी बात किस तक पहुंचानी है तो आप इंग्लिश में पहुंचा दीजिए, लेकिन अगर आप अपनी बात उसके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसकी लोकल लैंग्वेज में पहुंचाइए। ओके, इस तरह की बातें बोली जाती है इंटरनेशनल रिलेशन में। फोर्थ पॉइंट इज डोमेस्टिक चैलेंज, पुअर हाउसिंग, limited allowances and inadequate facilities. This discourage officers from taking up posting in India compared to abroad. अब कोई भी फॉरेन सर्विस जब सेलेक्ट होता है उसका एम्बिशन यही रहता है कि मुझे किसी यूरोपियन कंट्री में पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है। इंडिया में नहीं रहना चाहता, यानी कि हमारे यहाँ साउथ ब्लॉक में काम नहीं करना चाहता। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, यहाँ पे वो अलाउंसेस नहीं मिलते, यहाँ पे उस लेवल की हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जैसे कि आपको पेरिस में मिलेंगी या बर्लिन में मिलेंगी। ओके, तो ये 4 मेजर चैलेंजेस हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड सम रिफॉर्म्स इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। First is we need to have some structural reforms such as reduce fragmentation by consolidating the divisions for better coordination and integration। जो हमने ऊपर चैलेंज देखा उसी को वे फॉरवर्ड में लिखिए। सेकंड इज हायर डोमेन स्पेशलिस्ट, क्योंकि आज साइबर सिक्योरिटी में अलग थ्रेट चल रहे हैं, स्पेस पॉलिसी में अलग इश्यूज चल रहे हैं, तो वी नीड टू हायर डोमेन स्पेशलिस्ट विद इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू हैंडल द टेक्निकल एरियाज। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि इंडियन फॉरेन सर्विस UPSC सेलेक्ट हुआ एक आदमी साइबर सिक्योरिटी के मैटर्स पे एक्सपर्ट होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैटर पे एक्सपर्ट होगा या स्पेस पॉलिसी में एक्सपर्ट होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, तो थोड़े से डोमेन स्पेशलिस्ट लाना भी ज़रूरी है। दैट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। सेकंड इज इंक्रीज द स्टाफिंग, तो वी नीड टू इंक्रीज द फॉरेन सर्विस इनटेक एंड कंसिडर हायरिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट सर्विस ऑल्सो, जैसे डिफेंस से रिटायर हुए लोग या एकेडमिक से PhD करके आने वाले लोगों को भी हमें हायर करना चाहिए इसमें। थर्ड इज लैंग्वेज एक्सपर्टीज, ट्रेन इंटरप्रेटर्स एंड रिटेन ऑफिसर्स इन रोल्स अलाइंड विद देयर लिंग्विस्टिक स्किल्स। अब ऐसा नहीं है ना कि आप फ्रेंच सिखा रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो चाइनीज़ में। फोर्थ इज इम्प्रूव डोमेस्टिक सपोर्ट, सो प्रोवाइड बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड अलाउंसेस टू ऑफिसर पोस्टेड इन इंडिया, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में काम करते हैं साउथ ब्लॉक दिल्ली में। Steps taken by MEA, establishment of policy, planning and research division and Center for Contemporary China Studies to address emerging global issues। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया था इंडिया ने जब इस्टेब्लिश किया था सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी चाइना स्टडी, क्योंकि इसमें क्या किया है कि हमने सिर्फ जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को जगह नहीं दी है, हमने यहाँ पे एकेडमिक से जुड़े हुए लोगों को भी जगह दी है और रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे वर्क किया है, इन सबको हमने यहाँ पर इस सेंटर में जगह दी है ताकि एक हॉलिस्टिक पॉलिसी हम लोग डेवलप कर सकें कि चाइना को किस तरीके से टैकल करना है। द एम्फेसिस ऑन अलाइनिंग फॉरेन पॉलिसी विद इंडियाज एस्पिरेशंस टू बिकम ए विश्व गुरु, ठीक है, तब जाकर हम बन पाएंगे, ऐसे इतने बुरे तरीके से चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। शुड वोटर ID भी लिंक विद द आधार, तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स हमने पिछले डिस्कशन में जान लिए थे, बट अगेन टेलिंग ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपके जानने के लिए ठीक है, बट नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। अब एक तो थे हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, जिन पे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारे GPT वगैरह बेस्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे OpenAI के खुद के एक सीनियर ऑफिसर ने भी कहा था कि देखिए हम कहीं ना कहीं जो डेटा जिस पे हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, हम उसके पीक तक पहुँच चुके हैं, इससे ऊपर और नहीं जा सकते। तो अब ज़रूरत है, हमें एक और जगह पे बात की थी डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, हमें डिसेंट्रलाइज्ड LLM, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने चाहिए। इन्हीं को हम लोग कह रहे हैं स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, यानी कि टेलर मेड पर्टिकुलर नीड के लिए हमें अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, रेलिवेंस आप खुद पढ़ लेंगे इसको। बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे एक कोट आया था फ्रॉम OpenAI चीफ साइंटिस्ट दैट वी हैव अचीव्ड पीक डेटा, दिस रिफ्लेक्ट द लिमिटेशंस इन स्केलिंग लार्ज AI मॉडल्स। द प्रोग्रेस इन द लार्ज लैंग्वेज मॉडल
इज स्लोइंग ड्यू टू लिमिटेशंस इन अवेलेबल डेटा एंड चैलेंजेस इन स्केलिंग, कि जितना डेटा हमारे पास हो सकता था उतना पीक पे हम पहुंच चुके हैं, अब हमें इससे ऊपर और ज़्यादा डेटा नहीं जा सकते हम लोग। तो हमें ज़रूरत है शिफ्ट करने की टुवर्ड्स स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के लिए। तो वाई वी नीड दिस? फर्स्ट इज़ कि एक तो ट्रेनिंग फास्टर हो जाएगी, ओके। सेकंड इज कम से कम डेटा पर ही ट्रेन किया जा सकता है इनको, और इनकी कंप्यूटेशनल पावर को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड इज वी कैन फोकस ऑन दिस स्पेशलाइज एंड स्पेसिफिक यूज कंपेयर टू जनरलाइज एलएलएम, ठीक है। जिसका जैसा यूज़ है उसके हिसाब से हम ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में आपको उस हिसाब से यूज़ करना है जीपीटी जैसे किसी मॉडल का, तो आप कर सकते हो। कोई हेल्थ सेक्टर में उसको उसके हिसाब से यूज़ करना है तो वो भी कर सकता है। अभी क्या है, अभी तो सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप न्यूज़ इंडस्ट्री में हो, जर्नलिज्म में, चाहे एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, सभी के लिए एक चैट जीपीटी का मॉडल तैयार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशलाइज एंड स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। सेकेंड इज ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा फॉर द टास्क दैट डू नॉट रिक्वायर मैसिव मॉडल्स, राइट। तो ये तीन रीज़न है जिसकी वजह से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि अब हमें ज़रूरत है स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने की। और ये सिर्फ बातें हवा में नहीं हो रही है, आप इंडस्ट्रीज़ के ट्रेंड देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा। गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी अल्ट्रा एंड नैनो मॉडल्स छोटे लेवल पर, ठीक है। ओपन एआई ने डेवलप किया चैट जीपीटी 4 टर्बो। Amazon ने इंट्रोड्यूस किया क्लॉड 3 एंड हाई क्यू फॉर स्पेसिफिक टास्क, एंड माइक्रोसॉफ्ट फी मॉडल, दिस इज ए स्मॉल लार्ज लैंग्वेज मॉडल विथ जस्ट 3.8 बिलियन पैरामीटर्स फॉर फोकस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्री खुद इस बात को समझ रही है और वो स्मॉल मॉडल्स की तरफ जा रही है। दे आर आइडियल फॉर एज केसेस लाइक ट्रांसलेशन। अगर आप एक हिंदी का पीडीएफ अपलोड करते हो तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाए, तो हम इसके लिए बस एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं जो सिर्फ यही काम करेगा, या कोई ऐसा मॉडल जो सिर्फ बेसिक कोडिंग करेगा या फिर लॉजिकल रीजनिंग के टास्क परफॉर्म करेगा, ओके। जैसे एप्पल्स एआई इन आईफोन एंड आईपैड्स uses small language model for on device processing to optimize the performance, okay। so स्मॉल वर्सेज लार्ज की अगर हम बात करें तो स्मॉल मॉडल्स कैन नॉट येट मैच द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ, नहीं कर सकते मैच, तो हम लोग उनको तैयारी तो इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही नहीं है इनसे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे तो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मेरा पर्पस बहुत लिमिटेड है, स्पेसिफिक है, तो फिर मैं स्मॉल वाले को ही यूज़ करूँगा, ओके। जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन्स हैं, दे आर लार्ज मॉडल। स्मॉलर ब्रेन आप देखेंगे बर्ड्स वगैरह के, तो वो स्मॉल मॉडल्स हैं। रेलेवेंस टू इंडिया, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, दिस स्मॉल लैंग्वेज मॉडल फिट वेल इन इंडिया ड्यू टू कंस्ट्रेंड रिसोर्सेज फॉर एआई अडॉप्शन। अब आप एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बनाते रहिए, क्या इंडिया में सब लोग उसको परचेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। तो हमारे लिए ये एसएलएम बेटर मॉडल है। Focus on localized AI solutions for rural and semi-urban contexts, and initiatives like IIT Hyderabad's dataset for SLM highlight research in India-specific contexts. Okay, so yes, there are advantages such as cost-effective and resource-efficient होगा ये. It is suitable for specific government programs such as e-governance and education tech. Limitations: SLM are not yet capable of solving highly complex problem like large language model, तो हमें करने भी नहीं है हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को इसकी मदद से सॉल्व, वो हमें करना होगा तो हम इसकी मदद लेंगे, ओके। अगेन यहाँ भी ड्राफ्ट रूल पर ही बात है, बट मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इसको फाइनल हो जाने दीजिए, तब हम इस पर बात कर लेंगे। बाकी इसके मेजर प्रोविजन मैंने आपको बता दिए हैं। सो जस्ट ये मत सोचा करो कि न्यूज़ में कुछ आ गया तो मुझे पढ़ना ही है, पढ़ना ही नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। उनका काम है यार, उनको पैसे मिल रहे हैं आर्टिकल लिखने के, वो लिखते रहेंगे, बट आप उतना ही जानिए जितना आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, आपको खुद को पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना। बाकी जो चेंजेस किए जा रहे हैं इस ड्राफ्ट रूल्स में वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे पिछले सेशन में। एक्सपर्ट्स हैं, ओपिनियन लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। सऊदी अरेबिया कॉल्स फॉर लिफ्टिंग सीरिया कर्ब्स एट टॉक्स विद ईयू, क्योंकि ईयू ने यहाँ पे कर्ब्स लगाए हुए हैं सीरिया में, क्योंकि यहाँ पे सारे रेबल्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लड़ रहे हैं। बट अब वो सारे वो तो एक हो गए, लेकिन जो कुर्द वाले हैं वो लोग अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इन बाकी सीरियन रेबल्स के थ्रू, क्योंकि उनको लगता है कि ये टाइम है जब हम लोग अपना अलग देश ले सकते हैं। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स गेन बैटलफील्ड एक्सपीरियंस फाइटिंग अलॉन्गसाइड रशिया। तो ये रिपोर्ट्स काफ़ी टाइम से आ रही थी, जहाँ पे यूक्रेन कह रहा था कि नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं, और साथ में वो बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। तो ये साउथ कोरिया के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है,
क्योंकि साउथ कोरिया के ट्रूप्स बिल्कुल बैटल रेडी नहीं हैं, उन्होंने कोई वॉर नहीं लड़ी है 1954 से, जब से नॉर्थ और साउथ के बीच में सीज फायर हुआ था। ओके। और अब कितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन जाइए, बट ग्राउंड पे आपके सोल्जर्स को वॉर का एक्सपीरियंस है या नहीं, वो बहुत डिसिसिव फैक्टर होता है। तो ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक एडवांटेज भी है, और यूक्रेन के साथ साथ साउथ कोरिया के लिए बहुत बड़ी वरी है, और इक्वली जापान के लिए भी ये बहुत बड़ी वरी होता है। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, एंड प्लीज़ डू जॉइन दी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। ओके। एंड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप PYQs के थ्रू देख सकते हैं कि इन बिटवीन द लाइन न्यूज़ आर्टिकल से आपको टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, रादर दैन गोइंग बाय स्टैंडर्ड बुक्स और दी रेडीमेड योर मंथली मैगजीन्स ऑफ वेरियस कोचिंग्स। ठीक है, आपका न्यूज़पेपर अगर आपने पिछले 2-3 साल से ठीक से फॉलो किया है, यू हैव अ श्योर एडवांटेज। और अगर फॉलो नहीं किया है तो एटलीस्ट प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मॉड्यूल वाइज आती है, आपको जो मॉड्यूल ठीक लगता है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली साइंस टैग एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी इज़ द मस्ट। ओके, उसमें 2-3 डेमो लेक्चर्स हैं, आप वो देख सकते हैं, क्वालिटी का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।